हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हर थर्सडे और सैटरडे एक नई वीडियो लेके आती हूँ जो कि मदर सेंट्रिक पे है। अगर आप एक न्यू मॉम हैं तो ये चैनल आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ। मैं कोई मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करती, मैं सिर्फ वही बातें शेयर करती हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस है या मुझे मेरे डॉक्टर ने कभी बताई। सो अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई भी ऐसी एक चीज़ भी लगती है कि आप उसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो सबसे पहला काम आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करिएगा। और ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है जिसे हमारी इंडिया में हम इंडियंस इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप में से कोई भी मुझे पहली बार देख रहा है तो आपको थोड़ा सा मेरे को बैक स्टोरी बताना पड़ेगा। मैं जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए टाइम स्टैम्प दे दूंगी, आप वहाँ पे स्किप कर सकते हैं। जब मैंने कंसीव किया था और जो मेरी लास्ट पीरियड्स की डेट थी उसमें स्टार्टिंग से गैप रहा था। मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है। मुझे एंड डेट तक भी नहीं पता था कि मेरी जो बेबी है वो पोस्ट मैच्योर है। मेरी पूरी जर्नी जानने के लिए इन डिटेल मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जो सीक्वेंस वाइज हैं। आपको मेरे चैनल पे इस वीडियो के ऊपर आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर जगह वो वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। कट टू मेरी डिलीवरी हुई 14 जनवरी को मेरी डिलीवरी हुई जो कि सी सेक्शन से थी। वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। एक तरफ मुझे पता था कि मेरा स्केड्यूल सिजेरियन है, पर मैं 1.5 महीने तक हर एक सैटरडे, जितने भी सैटरडे गए हैं, मैं हर सैटरडे अपना पूरा बैग प्रिपेयर करके जाती थी और मुझे वापस भेज दिया जाता था कि अगले हफ्ते आपकी डिलीवरी होगी। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टोरी लग रही है जो न्यू व्यूअर्स हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मेरी डिलीवरी हुई, मेरी बेबी गर्ल हुई, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। भगवान की दुआ से वो पोस्ट मैच्योर हुई, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड अब मैं अपने घर वापस आई, मेरा जापे का टाइम काटा, मैंने हर चीज़ की वीडियो बनाई है। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी समझनी है इन डिटेल या मेरे बारे में कुछ जानना है तो आपके लिए वो वीडियोस देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पूरे 9 महीने की जर्नी इतनी कॉम्प्लिकेटेड रही है कि मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगी। आज की डेट में, आज 28 जुलाई है जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज की डेट में मेरी डॉटर 6 महीने की है और अब मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं हैं। ऑल्दो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे साथ चल क्या रहा है। अगर शायद मैं यूट्यूब पे वीडियोस ना बना रही होती तो मुझे कभी पता भी नहीं चलता, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो आपको अपने आसपास की जो नॉलेज होती है वो सारी चीज़ें देखनी भी होती हैं। मुझे था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मतलब मैं अपने में ही थोड़ी डिस्टर्ब वगैरह थी, बट मुझे नहीं पता था कि इसकी भी एक स्पेसिफिक टर्म है, ट्रीटमेंट है, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सही टाइम पे डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट ना हो तो ये बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। चलिए शुरू करते हैं। जब डिलीवरी हुई और मेरा जापा टाइम थोड़ा ख़त्म हुआ, ऑल्दो सिजेरियन के बाद रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट मेरी डाइट की वजह से, मेरे दोनों फैमिलीज़ की वजह से, मैंने जापा टाइम दोनों फैमिलीज़ में निकाला है, उस वजह से मेरा काफ़ी सही रिकवरी हो गई थी। आप इन सारी वीडियोस में देख सकते हैं कि मेरी रिकवरी क्या प्रोसीजर क्या रहा या मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। अब कुछ दिनों बाद अपनी लाइफ नॉर्मल चलती रही। मैं तब तक बिल्कुल ठीक थी, या मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि रिकवरी जितनी भी अच्छी हो जाए, सिजेरियन हो या नॉर्मल हो, 9 महीने लगते हैं एक बेबी को अपने मदर के अंदर डेवलप होने में। ऑब्वियसली बात है कि हार्मोन्स और इन सब को, हमारी बॉडी को भी नॉर्मल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर थी कि कुछ टाइम तक बीइंग एन इंडियन हाउसवाइफ कह लीजिए, या बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली, या XYZ कुछ भी, हमें अपने थोड़ा
डेली रूटीन में आना पड़ता है एंड अपने बेबी को भी देखना पड़ता है, हमारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। जो फर्स्ट 40 डेज़ होते हैं उसमें तो आपके रिलेटिव नोन, मेरी ननंद रुकी थी, वो सब आपकी हेल्प करते हैं। इवेंचुअली एक टाइम बाद सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। आपको अपनी डेली रूटीन में, अपनी लाइफ में, आपके जो घर के काम वगैरह होते हैं, एक लेडी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकती है कि बैक टू नॉर्मल लाइफ में आना पड़ता है। और साथ ही में आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं होती क्योंकि आपके पास एक छोटा सा बेबी होता है जो बहुत तंग करता है, दिन में भी रात में भी। मुझे लग रहा था कि ठीक है, 2-3 महीने तक मैं बिल्कुल एक न्यू मॉम वाले फेज़ में थी, अभी भी हूँ, बट मैं जो अपने पे ध्यान नहीं दे रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे 3-4 महीने लग जाएंगे स्टेबल होने में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मैं बिल्कुल एक न्यू फेज़ ऑफ माई लाइफ में एंजॉय कर रही थी। तब तक भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के कुछ भी सिम्टम्स हैं, क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ बैठी हुई थी कि मुझे मिनिमम 3 महीने तो लगेंगे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए ढंग से, कि हाँ मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। और फिर भी मुझे बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, जैसे कि वेट नहीं उठाना। और मेरी आदत है कि जैसे शिफ्टिंग करते रहो तो भारी सामान इधर से उधर ना शिफ्ट करो, अपने घर में ही सामान इधर उधर ना करो। मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थी कि हाँ ठीक है, 3-4 महीने बाद मैं ठीक हो जाऊँगी। आप एक मदरहुड की लाइफ में इतने बिजी हो जाते हो कि आपको मैं कैसे बताऊँ, कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको ये भी नहीं ध्यान रहता कि आपने 2 घंटे से 3 घंटे से कुछ खाया नहीं है या पानी तक नहीं पिया। खैर ये बहुत अच्छा फेज़ है और भगवान करे सभी की लाइफ में आए। मुझे तब तक भी 3 महीने की 4 महीने की हृदयाशी हो गई थी, तो मुझे तब तक भी ये चीज़ फील नहीं हुई। बस मुझे यही चीज़ लगती रही, कोई बात नहीं, हिम्मत आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। मैं मेडिकेशंस पे हट चुकी थी बिकॉज़ मैं एक नेचुरोपैथिक स्टूडेंट हूँ, तो मैं सख्त एलोपैथी के ख़िलाफ़ हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और मेरे नॉर्मल आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ वगैरह थीं जो एलोपैथिक थी, इसलिए मैंने आई गेस 2 महीने भी कंटिन्यू नहीं की। और ये मेरी गलती थी, इस चीज़ को मैं आगे बताऊंगी गलती कैसे थी। थोड़ा टाइम बीतता गया, हृदयाशी 5 महीने की हुई, मेरी बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं रहती थी। जब आप एक न्यू फेज़ में होते हो, यानी जब आपका बेबी के साथ आपका पहला दूसरा महीना होता है, तब भी बहुत लोग बहुत सारी जजमेंट्स, बहुत सारे अपने तरीके, हो सकता है वो उनका कंसर्न हो, बहुत सारे कि आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ सही हो, टोकना, रोकना एंड ऑल। आज की डेट में मॉम्स रिलेट कर सकेंगी मेरे साथ, जो फैमिलीज़ में रहते हैं, जिनके साथ उनके बड़े होते हैं, वो कहते हैं कि इंटरनेट से बच्चे नहीं पलते, तुम हर चीज़ का सल्यूशन नेट पे ढूंढने की कोशिश करते हो एंड ऑल एंड ऑल। वो फेज़ चल रहा था। और मैं सही बताऊँ, मेरी कभी ये मेंटालिटी नहीं रही कि मैं अपने बड़ों पे विश्वास करके नहीं चलूँगी, मैं सिर्फ नेट पे विश्वास करके चलूँगी। बट फिर भी ठीक है। और इसमें सिर्फ मेरे लॉस की तरफ नहीं, मेरी मम्मी भी हैं जो टोकती थी, ये ऐसे मत कर, ये मत कर, वो मत कर, या तुझसे ऐसे नहीं पकड़ा जा रहा। वो फेज़ भी ठीक ठाक था। मतलब आप एक न्यू मॉम है, आपकी लाइफ 360 डिग्री के हिसाब से चेंज होती है, तो सब लोग अपने तरीके से बेस्ट चाहते हैं आपके लिए भी, बट ऑब्वियसली आपके बच्चे के लिए भी। तो वो अपनी तरफ से एडवाइजेज और ये सब देते हैं, बट शायद उस टाइम पे मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये चीज़ नहीं लगी कि एट अ मोमेंट आपको किसी को उस टाइम पे रोकना चाहिए या बताना चाहिए। ठीक है, वो मदर उस टाइम पे सीख रही होती है, आपको उसे जज नहीं करना चाहिए। आप भी तभी सीखे थे जब आपने वो गलतियाँ करी थी। मेरे को फिर भी इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर भी मेरे को हल्का फुल्का, तब मैं ये बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे अब फील होता है कि जो मेरा इरिटेशन वाला पॉइंट था, कि मैं पूरे टाइम पे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती थी, बहुत जल्दी किलस जाती थी। और मतलब मेरे को ये होता था, कोई भी मुझे कुछ भी बोल देता था, मैं इतनी वीक नहीं हूँ पर मैं रोने लग जाती थी। इवन मेरे हस्बैंड भी बोल देते थे ना कि ये मतलब अब तू इसे ओवर फीड करा रही है या XYZ कुछ भी, तो मैं रो देती थी। मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी नहीं थी जितना मैं चौथे और 5वें महीने पे हृदयाशी के हो गई थी। एंड मुझे ये लग रहा था कि बस सब मेरे खिलाफ है।
और इसका कोई रीज़न नहीं था। अब उन डेज़ को, उन दिनों को याद करके या उस फेज़ को मेरे याद करके मैं सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम ज़रूर थी। मेरी फैमिली में कितने गुण गाऊँ उनके कम हैं, मेरे हस्बैंड में कितने गुण गाऊँ उनके कम हैं। लिटरली मैंने ये जो पूरी प्रेगनेंसी में, पूरे अपने पोस्टपार्टम के टाइम पे जितने नखरे किए होंगे, मैं भगवान, अगर मैं होती गौरव की बजाय तो मैं तो पता नहीं क्या कर जाती। और कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ ठीक है, पता होती है कि ठीक है, एक बंदा सामने वाला झेल रहा है तो आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ एंड ऑल। पर उस फेज में मुझे ये सब कुछ रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि हाँ, मैं गलत कर रही हूँ। मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे किलस जाती थी। और आप ऑब्वियस सी बात है, अपने लॉस पे किसी पे कुछ नहीं बोल सकते, वो सारा गुस्सा जाके गौरव पे निकलता था। चाहे वो मतलब कैसे भी, कि मैं बोल रही हूँ या मैं उनके आगे रो रही हूँ कि भाई ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, मुझे जज करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। ऑल दो मैं उस टाइम पे बहुत गलत थी। अब मेरे इन लॉज में से कोई भी देखेगा तो पक्का मुझे सुनाएगा कि तूने तो इतना सही होने के बाद भी हमें बेकार कर दिया। बट उस टाइम पे मैं आपको बताऊँ, मेरे को सपने भी ऐसे आते थे कि मतलब मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई। और फैमिली मेम्बर की बात कर रही हूँ, मैं रिलेशन में नहीं कर रही, तो मेरे को एकदम से आँख खुल जाती थी। और रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, और हृदयांशी और उसके पापा अगर सो रहे हैं तो मैं पूरी पूरी रात उन्हें देख रही हूँ। कभी 2-3 बारी ऐसा हुआ कि मुझे मेरी डेथ के सपने आए। मैंने ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की। और आपके दिमाग में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा। मेरे को कोई ऐसा बोलता था ना कि कुछ भी हृदयांशी को लेके, तो मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी कि मैं एक अच्छी मॉम नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ में अच्छी मॉम नहीं बन पाई, मेरी बेटी रिग्रेट करेगी कि वो मेरी बेटी है एंड ऑल। मतलब ये सारी फीलिंग पूरे पूरे दिन, पूरे पूरी रात, पूरे पूरे, मतलब मैं फिज़िकली कहीं और हूँ और मेंटली कहीं और मुझे लग रहा था सिर्फ ये मेरे साथ दिक्कत है, बिकॉज मैं सब कुछ अच्छे से कोप अप नहीं कर पा रही। सो मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करती हूँ जिसने मुझे लिटरली ऐसा फील करा दिया था कि शायद मैं डिज़र्व नहीं करती हृदयांशी की मदर होने का। और हुआ क्या था, हृदयांशी को डायपर रैश हो गए थे, जो कि अब मैं फील करती हूँ कि बहुत नॉर्मल है। और वो 5-7 दिन मैं जब भी उसे देखती थी रोते हुए, तड़फते हुए, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिज़र्व नहीं करती इसकी मम्मी होना। हृदयांशी 14 जनवरी हुई थी, तो आई गेस 30 तारीख के आसपास हमारा हवन था घर में। उसी दिन उसने, ऐसा पहली बार हुआ था कि पूरे दिन डायपर पहना था, और बहुत लोग आए थे तो सबकी गोदियों में रही थी, सबने बहुत प्यार करा, और वो डायपर हमने 5-7 घंटे चेंज नहीं कर पाए। मुझे याद है बहुत अच्छे से, जब हमने उसका वही डायपर रिमूव करा तो उसका हल्का हल्का ब्लड आ रहा था, क्योंकि हृदयांशी की स्किन बहुत सेंसिटिव है। उसे पहली बार डायपर रैश हुए थे, हार्डली 15 दिन की बच्ची थी। उसे पहली बार डायपर रैश हुए थे, और जब मैंने उसका डायपर रिमूव करा और मैंने देखा कि ब्लड आ रहा है, या ब्लड के ज़रा से स्पॉट्स थे, वो ज़्यादा नहीं थे, मैंने हिमालय की डायपर रैश क्रीम लगा दी। और मतलब ठीक है, अब उस टाइम पे आप एक नए उसमें होते हो, एनवायरनमेंट अलग होता है। मेरे में फ़िज़िकली इतनी वो नहीं थी, क्योंकि मेरा जापा टाइम चल रहा था, मेरे घर में फंक्शन था, तो मैंने जस्ट डायपर रैश क्रीम लगा दी बिना मतलब बताए वगैरह। मैंने चेंज करा एंड मैं हृदयांशी को दोबारा ले गई। हमने वो डायपर भी 5-7 आई गेस 5-6 घंटे बाद रिमूव करा। तब तक उसकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइटिश स्किन दिखने लग गई थी, और जब हमने वो डायपर रिमूव करा तो मेरे आंसू छूट गए, उसमें से बहुत ब्लड निकल रहा था। और वो 5 से 7 दिन तक बहुत ज़्यादा तड़फी है। हमने उसे मतलब बिना डायपर के, बिना लंगोट के, धूप में दवाई लगा के भी लिटरली ऐसे करा जैसे कपड़े सुखा देते हैं, वैसे उससे लिटा दिया पैर नीचे करके, कि उसको किसी भी तरीके से रिलीफ मिल जाए। मैंने
5 से 7 अलग अलग क्रीम्स उन 5 से 7 दिनों में यूज़ किए। हृदयांशी को किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैंने क्वाड्रीड्रम यूज़ की, मैंने हिमालय की यूज़ की, मैंने बायो ऑयल यूज़ किया, मैंने सोफ्रामाइसिन यूज़ की। लास्ट में कोई भगवान का बंदा आया मेरे पास और उसने मुझे कहा कि एक बच्चों की क्रीम होती है जिसे बोलते हैं B4 नैपी। आप ये नाम नोट कर लो, अगर आप एक नई मदर हो तो ये क्रीम आपके लिए मैंडेटरी है। अपने बेबी को होने से पहले ही ये क्रीम अपने पास ले आओ। जो वो 5-7 दिन मेरे गए हैं, भगवान वो किसी और के ना जाएं। मुझे वो नाम पता चला, मुझे किसने बताया था मुझे सच में याद नहीं है। जिसने भी बताया था, मैं जब भी ये बात करती हूँ तो मेरे मन से उस पर्टिकुलर बंदे के लिए दुआ निकलती है। तो हमने वो क्रीम, मैं जिस एरिया में रहती हूँ और जहाँ से वो क्रीम आई थी उसमें 2 घंटे का फ़र्क था। मैं दिल्ली में रहती हूँ बट स्पेसिफिकली मैं एरिया नहीं बता सकती। वो क्रीम ढूंढने के लिए मेरे हस्बैंड 7 बजे 8 बजे शाम को घर से निकले थे और उन्होंने अब हमारे पूरे आसपास के एरिया, फिर और थोड़ा दूर, फिर और थोड़ा रेडियस में दूर करते 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 4 घंटे, 3.5-4 घंटे के बाद जाके एक छोटे से केमिस्ट से वो क्रीम मिली और उन्होंने, उसके पास 3 थी, वो तीनों ले ली कि क्या पता यही हो। उस क्रीम से उसे बहुत फ़र्क पड़ा और उसके पहले ही दिन में, पहली बार में उसको 50% उसके रैशेज़ में फ़र्क पड़ा। आज की डेट में भी वो B4 नैपी मेरी किट में कभी भी ख़त्म नहीं होती। जैसे ही ख़त्म होने वाली होती है मैं उससे पहले ही ले आती हूँ, क्योंकि B4 नैपी मैं रोज़ यूज़ नहीं करती। B4 नैपी जो क्रीम है वो डाइपर रैश की क्रीम नहीं है, वो एक डाइपर रैश से प्रिवेंट करने के लिए क्रीम है। मुझे केमिस्ट ने बताया मेरे हस्बैंड को कि ये डाइपर रैश होने से पहले प्रिवेंशन के लिए है। अगर आपके बेबी को बहुत ज़्यादा सीवियर हो गए हैं तो आप इसे ट्राई कर लो, क्या पता सही हो जाए। हृदयांशी को बहुत फ़ायदा मिला उस चीज़ से उस टाइम पे, और स्पेसिफिकली उस टाइम के बाद ज़्यादा मुझे लगा कि मतलब मैं डिज़र्व नहीं करती हृदयांशी की मदर होना, या मुझे पहले ही सुबह ही पता चल गया था कि इसके हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है। मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि वो कम था, और क्या रीज़न था क्या नहीं था वो तो मैं अपने आप को ब्लेम कर रही थी शायद, कहीं ना कहीं, कि मुझे इतना बुरा लग रहा था, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। बट खैर वो टाइम निकल गया। ऐसे ही करते 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 अब 3-4 महीने हो चुके थे हृदयांशी को। अब मुझे जो चीज़ लगने लगी वो ये लगने लगी कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में जा रही थी जिसमें हमें सारे काम करने होते हैं। मुझे यूट्यूब की वीडियोस बनानी थी, मुझे अपनी फैमिली देखनी थी, मुझे अपनी डॉटर देखनी थी, मुझे अपने हस्बैंड देखने थे, मुझे खुद को देखना था, मुझे अपनी सोशल लाइफ देखनी थी, अपने रिलेटिव्स। XYZ एक लेडी की लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो सिर्फ एक लेडी बहुत अच्छे से समझ सकती है। उस फेज़ में मुझे ये लगने लग गया कि मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है। मैं इस चीज़ को कैसे बताऊं। मैं अपनी पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि हमारा घर प्रॉपर घर है जो 3 फ्लोर्स का है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता था कि मैं अपने एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाऊं, वो भी सीढ़ियाँ चढ़ के। मेरे को लिटरली रोना छूट जाता था कि मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं कहाँ से चली जाऊं। मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, मेरे को हर वक्त गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मैं हृदयांशी के भी बहुत बेसिक काम, जैसे कि उसे लंगोट पहनाना या डाइपर चेंज करना, मैंने उसकी दोनों चीज़ें यूज़ की हैं, लंगोट भी और डाइपर भी। अगर मुझे वो भी करनी है तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार नहीं, मेरे बस की नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया कि आप चेंज कर दो, या मदर इन लॉ को दे दिया कि आप कर दो। मैं जानबूझ के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग गई थी, मिल्क पम्प करके दे दिया। मैं जानबूझ के इस चीज़ को कि मेरे को उस टाइम पे सिर्फ अकेले रहना था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और
मेरा कोई वीडियो बनाने का मन नहीं करता था, कहीं जाने का मन नहीं करता था। ऑल्दो कोविड के चक्कर में कहीं भी नहीं जा रहे, मैं अपने घर भी नहीं जाती थी। कोई ना कोई बहाना बना दिया कि नहीं मुझे मन नहीं कर रहा, एंड ऑल। या मेरे से अगर किसी ने ये बात बोली कि भाई, मैंने बिल्कुल तैयार होना छोड़ दिया था। मैं वैसे भी घर में बहुत ज़्यादा कोई भी इतना सज धज के तो नहीं रहता, बट मुझे ये होश नहीं रहता था कि मैंने बिंदी लगाई है या लिपस्टिक लगाई है या नहीं लगाई है। और मुझे ये चीज़ लग रही थी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। तब तक मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। बस मुझे यही लग रहा था कि यार मेरी बॉडी में हिम्मत नहीं है तो मैं कुछ भी कैसे करूं। अगर आप फिज़िकली फिट नहीं हो तो आपके सामने आपकी सबसे फेवरेट चीज़ें रखी हों, आपको कुछ भी दे दिया हो जो आपके पसंद का हो, पर तब भी आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। और मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी रहने लग गई थी। मैं अपने हस्बैंड पे भी बहुत इरिटेट होती थी। एक फेज़ आया मैं अपनी मदर पे भी बहुत चिल्लाने लग गई थी। मतलब अपने घर वालों से भी ऐसे ही बात करना। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं डीप इनसाइड मैं ये चीज़ जानती थी कि ये जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, बट मेरे इमोशंस पे मेरा कंट्रोल नहीं था। और साथ ही साथ मेरे स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने हैं उसमें तो जो 40 डेज़ के पीरियड्स होते हैं वो तो थे ही। उसके बाद मुझे हर मंथ 2 बार ही पीरियड्स होने लग गए थे, जो कि मेरी बॉडी पे और फिजिकल ट्रोल देता था। क्योंकि जब आपकी ऑब्वियसली बात है डेट आती है और 9 महीने बाद आती है, सो ऑल्दो सिजेरियन में ये बात बोली जाती है कि पीरियड्स कम आते हैं, बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। सो मेरे को एक मंथ में 2-2 बार ही पीरियड्स आते थे, वो भी 5-5 6-6 दिन के लिए। तो मेरे 10-12 दिन तो वैसे ही निकल जाते थे कि मैं बिल्कुल ही फिजिकली एकदम ऐसे हो जाती थी कि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ये चीज़ ना मेरे को अंदर ही अंदर तोड़े जा रही थी कि यार मैं अपनी रिलेशनशिप में, मैं अपनी डॉटर के साथ, जिसे इस टाइम कुछ भी नहीं पता, मैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर रही। मैं पूरे दिन फ़ोन हाथ में लेके बैठी रहती थी। किसी का कमेंट आता था तो रिप्लाई देती थी, या वीडियोस देखती रहती थी, या बस कुछ करती रहती थी। चांस की बात है, मेरे को पता नहीं कहीं से नेट पे एक ब्लॉग दिख गया रैंडम स्क्रॉल करते हुए, जिस पे लिखा हुआ था पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जब मुझे टर्म ही नहीं पता थी तो मैं सर्च क्या करती। बीइंग एन यूट्यूबर, मैंने सबसे पहले उसे यूट्यूब पे ढूंढा, क्योंकि मैं ब्लॉग पढ़ने से ज़्यादा बेटर है कि मैं किसी ऑथेंटिकेटेड बंदे की वीडियो से रेफरेंस लूँ। ये मेरा मानना है। जब मुझे पता चला कि ऐसी कोई टर्म होती है तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से रिलेट कर पाई। मैंने जो वीडियो देखी थी, और उसी टाइम उसी मोमेंट मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने डॉक्टर से बात करूँगी। कोविड की सिचुएशन इतनी ज़्यादा चल रही थी, मेरी डॉटर अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, इन सब के चलते मैंने उन्हें उनके पास जाने से बेटर मैंने उन्हें फ़ोन पे कंसल्ट करा। मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई और बिल्कुल सच सच बताया। डॉक्टर से कभी अपने झूठ मत बोलो, ये मेरा रूल है। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बताया कि मैं इतनी चिड़चिड़ी हो रही हूँ और ये सारे सिम्टम्स हैं, मुझे डेट 2 बार ही आ रही है, और एक और फैक्टर, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मैं अपनी फ़ोटोज़ साइड में लगाऊंगी। मैंने बकायदा ये फ़ोटोज़ उन्हें भेजी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं, हमारे काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं जिस डॉक्टर को मैंने फ़ोन करा था। और वो मेरे से काफ़ी बड़ी हैं। उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात बोली, सोनम, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा छोटी हैं, पर अगर हम इन्हें बढ़ावा देते रहें तो ये ज़िंदगी पे हावी हो सकती हैं। इस लाइन ने ना मेरे को सच में गूज़बम्प्स दिला दिए। उस मोमेंट मैंने रियलाइज़ किया कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या खो रही हूँ। मुझे पता है चाहे मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा दूसरा बेबी हो, पर जो हृदयांशी के साथ मेरा ये वाला फेज़ है वो दोबारा कभी नहीं आएगा। मुझे ये चीज़ लग रही थी कि हाँ यार, ये तो ठीक कह रहे हैं। फिर वो जो चीज़ थी ना, जो मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि यार मेरे से सब मैं गलत कर रही हूँ, सब नेगेटिव है, जो भी नेगेटिव वाइब थी वो एक क्वेश्चन में बदल गई। और इसके मैं पीछे, अभी मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ और इसके पीछे जो उन्होंने मेरे से और बातें करी मैं वो भी बताऊंगी।
मैं हर चीज़ को कि मुझसे ये नहीं होगा या मेरे से ये नहीं हो पा रहा, मैं इस चीज़ को खुद से ऐसे पूछ रही थी क्यों नहीं होगा और मैं क्यों नहीं कर पा रही। मेरी डॉक्टर ने मेरे से साफ बात जो बोली थी वो ये बोली थी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न है हमारी विल पावर। अगर वो वीक है तो हम बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन में जा सकते हैं, पर अगर हमारी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम इससे बिना किसी मेडिकेशन के, बिना किसी की हेल्प से हम इस चीज़ को बहुत जल्दी ओवरकम कर सकते हैं। अगर तुझे 10 दिन ये एक्सरसाइज ट्राई करने के बाद भी फील होता है कि तेरे को मेरी ज़रूरत है तो तू आइयो। अगर 10 दिन बाद ये चीज़ तेरे को हट जाती है तो तू मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताएगी। और वो जो एक्सरसाइज थी वो यही थी कि तू खुद से क्वेश्चन कर। तू अपनी बॉडी को सबसे बेहतर जानती है, तू अपने प्रोज एंड कॉन्स को सबसे बेहतर जानती है। अगर तुझे जवाब ना मिले तो मेरे पास आ। और इस लाइन ने सच में मुझे सोच में डाल दिया था कि हाँ, मतलब मैं अपने आप से बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। उस दिन के बाद मैंने 10 दिन का टाइम लिया, बट ऑल्दो मुझे 10 दिन भी नहीं लगे इस चीज़ को समझने में कि मेरे कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। मैंने एक कॉपी पेन ली और मैं बैठी रूम बंद करके, बिल्कुल अकेले और एक शांत दिमाग के साथ। मैंने उसमें ये चीज़ लिखी कि मुझे कहाँ कहाँ दिक्कत है। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा कि मेरे बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरा पॉइंट ये लिखा कि मेरे को फ़िलहाल कुछ पसंद नहीं आ रहा और मुझे चेंज की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट ये लिखा कि मेरे को इस टाइम दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, बिकॉज़ कुछ टाइम के लिए मुझे एलोपैथी को फॉलो करना पड़ेगा। जो मेरे को गलतियाँ उस टाइम पे रियलाइज़ हो रही थी, मैं बिना कुछ सोचे बस लिखे जा रही थी। चौथी बात, मैं जब भी हिरदांशी के साथ होती हूँ तो मुझे ये गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसकी अच्छी मॉम नहीं हूँ, बिकॉज़ अगर मैं नहीं होती तो वो इस दुनिया में नहीं होती। मेरा सोचने का नज़रिया बदल गया एक डॉक्टर की एक स्टेटमेंट के साथ कि तू खुद से नेगेटिव सोचने के बजाय खुद से क्वेश्चन कर कि तू ऐसा क्यों सोच रही है। मेरे दिमाग में उस टाइम पे इतनी पॉजिटिव थॉट्स आ रहे थे, इतने पॉजिटिव थॉट्स आ रहे थे जो शायद पिछले 5 महीने में कभी नहीं आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 3 पेज भर दूंगी इन चीज़ों के साथ कि मुझे क्या क्या चेंज करना है और मुझे इस टाइम में मेरे पास क्या क्या अच्छा है। उसमें मैंने ये चीज़ें भी लिखी कि भाई मेरी फैमिली सपोर्टिव है और मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मेरी ननद ने मेरे जापा का टाइम ऐसा निकाला है, सच में भगवान ऐसी ननद सबको दे। और मैं मक्खन नहीं लगा रही, अगर आप देख रहे हो तो। मतलब उस टाइम पे मेरे को वो 3 पेज भरने में 1.5 से 2 घंटा लगा और उसके बाद मुझे ऐसा लगा मेरी दुनिया बदल गई। 2-3 चीज़ें उसमें ऐसी थी जो मुझे कहीं ना कहीं डीप इनसाइड पता थी, बट फिर भी उन्हें मैं कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही थी। सबसे पहली थी हेल्थ, दूसरी थी मेरी फिज़िकल लुक्स और तीसरी थी कि मैं हिरांशी की एक अच्छी मॉम नहीं हूँ। सबसे पहले मैंने हेल्थ वाली बात सोची कि इस टाइम मेरे बॉडी ने 9 महीने इतनी मेहनत करके एक ब्यूटीफुल सी क्रिएशन को जन्म दिया है, तो क्या मुझे 9 महीने वेट नहीं करना चाहिए अपनी रिकवरी के लिए? और इस क्वेश्चन ने सच में मेरे अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी ला दी। दूसरा क्वेश्चन कि क्या मैं इस टाइम पे अपनी वर्क लाइफ, अपना रिलेशनशिप, अपनी डॉटर के साथ अपना नया फेज़ एंजॉय कर पा रही हूँ? सो आंसर था फ़िलहाल मेरी वजह से ही नहीं। उसके पीछे और कोई रीज़न नहीं था, उसके पीछे होल एंड सोल रीज़न मैं ही थी, क्योंकि मैं प्रेजेंट में जीने की बजाय बस इस चीज़ को कर रही थी कि यार मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई। मुझे उसी मोमेंट रियलाइज़ हुआ कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और किसी का तो पता नहीं, फ़िलहाल मैं परफेक्ट नहीं हूँ। पर अगर इस बात पे मैं रोती रहूँगी तो मैं परफेक्शन की तरफ कभी बढ़ नहीं पाऊँगी। रादर मुझे करना चाहिए कि मैं परफेक्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश करूँ।
मैंने इस चीज़ पे भी थोड़ा सा सोचा और मुझे लास्ट में ये चीज़ समझ आई कि मुझे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना चाहिए। सो मैंने 1 से 1.5 महीने का गैप लिया। ये टाइम है अभी मई का, जो भी पिछली मई गई है। और मैंने ये सोचा था कि मैं 1.5 से 2 महीने सोचा था, मैं 1.5 से 2 महीने कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं पूरा टाइम हृदांशी को दूंगी और जब मैं उसके साथ आऊँगी तब मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि मैंने डिस्क्लोज़ करा था। आधी बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, मैं बातें रिपीट नहीं करूँगी। ऑलरेडी ये बहुत वीडियो लंबी है, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी है। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मुझे फ़िलहाल थोड़ा चेंज चाहिए, बिकॉज़ फैमिली कितनी भी सपोर्टिव है या कुछ भी है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझनी पड़ती हैं एक टाइम के बाद। चाहे आपकी फ़िज़िकली आपकी बॉडी अलाउ करे या ना करे, आपको कुछ ऐसे काम होते हैं जो अपने लॉज में करने पड़ते हैं। सो मैं उस चेंज के लिए भी 15-20 दिन के लिए अपने घर गई। वो 15-20 दिन मैं इतना लेटी रही, इतना रेस्ट करा, और मेरे को पानी भी चाहिए तो मैं अपनी मदर को बुला रही थी। मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा करा है कि मैंने 15 दिन अपने घर में कोई काम नहीं करा। हृदांशी के साथ पूरा टाइम एंजॉय करा, पूरा टाइम मैं उसके साथ थी, दिन रात। और मतलब एक उस लेवल तक आ गई थी मैं कि अब मेरे को लेटना नहीं है, मुझे बस जल्दी से अपने घर जाना है और वीडियोस बनानी है और अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेके आना है। उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई और डिसाइड किया कि मैं हफ्ते में 2 दिन वीडियो बनाऊंगी। अब मैं वीडियोस बना रही हूँ। ऑल्दो अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रैक पे नहीं हैं, मैं उन्हें धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ करने की। ये तो थी मेरी स्टोरी, जो मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। पर अगर ये चीज़ बहुत सीवियर हो जाती, उस टाइम पे मेरे को ऐसे सपने आते थे कि आ, किसी की डेथ हो गई है। मुझे ऐसे सपने आते थे कि मेरी डेथ हो गई है। मुझे ऐसे सपने आते थे कि मेरे रूम में कोई और है, कोई स्पिरिट है। और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था, और बहुत कुछ भी पॉजिटिव तो था नहीं, बट ऑब्वियस बात है। तो अगर मैंने अपने डॉक्टर से बात नहीं की होती और ये सब चीज़ें चलती रहती मेरे अंदर, और अननोइंगली मैं इन चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस में डालती रहती, जो कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसा करती हैं। सो ये सीवियर केस भी बन सकता था, डिप्रेशन का, परमानेंट डैमेज का। मेरे रिलेशनशिप ख़राब हो जाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे हाथ से निकल जाती हैं, जैसे कि एक वो बॉन्ड, वो प्यार जो फिलहाल अपनी तरफ से, अपने पार्ट से गौरव बहुत ज़्यादा कर रहे थे, मेरा ध्यान रख रहे थे, इतना झेल रहे थे और सब कुछ, पर फिर भी। सो अब मैं बात करती हूँ कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साइंस क्या होते हैं। ये तो थी मेरी स्टोरी। मैं जानती हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। सो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, पूरा 1 घंटा मुझे झेलना पड़ेगा। पोस्टपार्टम डिप्रेशन कुछ ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हमको पता भी नहीं होता हमारी बॉडी में कितने ज़्यादा चेंजेस होते हैं, या कितनी उस टाइम पे हमारी बॉडी वीक होती है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, शायद मैं गलत हूँ। बीइंग इन अ इंडियन सोसाइटी, हमें हर तरीके से डाइट और ये सब जो भी नर्चरिंग होती है वो भी प्रेशराइज करके दी जाती है, कि अगर तू ये नहीं खाएगी तो तेरी डॉटर को दिक्कत होगी, या मतलब तू जिंदगी भर कभी बैठ नहीं पाएगी या कुछ नहीं कर पाएगी। या मुझे जो बोला गया था कि सिजेरियन से पहले, कि अगर सिजेरियन हो गया तो लाइफ खराब हो जाएगी। आप कितने भी स्ट्रॉन्ग विल पावर के हो, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ बैठ जाती है कि ऐसा होगा। जब मेरा सिजेरियन हुआ तो मैं उस टाइम तक तो बहुत सही थी। मैं उसी दिन, जिस दिन सिजेरियन हुआ, उसके नेक्स्ट डे जब मैं आई अपने घर पे, उससे पहले मैं वहीं पे नहा के आई थी, और मैं खुद नहाई थी, तो मुझे इस चीज़ का बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं तो बहुत जल्दी खड़ी हो गई, और एंड ऑल मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सारी बकवास बातें थी। ग्रेजुअली वो दिन बढ़ते गए और मेरी वो स्टेट हो गई थी कि
मुझे खड़े होने के लिए भी 2 लोग चाहिए थे और बस मुझे सबकी बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। वो इसलिए गूंज रही थी क्योंकि वो मेरे अनकॉन्शियस तक पहुंच चुकी थी कि अगर सिजेरियन हो गया तो लाइफ खराब हो जाएगी, सिजेरियन हो गया तो लाइफ में कभी पतली नहीं हो पाएगी, सिजेरियन हो गया तो तेरा दूसरा भी सिजेरियन ही होगा, शरीर खराब हो जाता है, बैठ जाता है, जिंदगी भर की कमर की दर्द रहती है और मतलब एक औरत की लाइफ खराब हो जाती है जब सिजेरियन होता है। तो अब तो मेरा सिजेरियन हो चुका था। डॉक्टर्स के लिए एक और लाइन बोली थी मुझे, डॉक्टर्स के लिए तो एक ऐसा होता है कि बस सी दिया, बस काट दिया और सी दिया। सो मुझे ये सारी लाइंस उस टाइम पे तो फील नहीं हो रही थी, बट जब मैं बेड पे थी तो मुझे बहुत फील हो रही थी। 2-3 महीने के अंदर ही अंदर मतलब मुझे ये लगने लग गया था कि मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, मैं अब अपनी लाइफ में जो भी मैंने कुछ भी सोचा था अचीव करने का, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं हृदांशी को नहीं देख पाऊंगी। आह, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी उस टाइम पे। मुझे ये चीज़ लगती थी कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई और मैं हृदांशी की नर्सरिंग बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। सो सबसे पहली बात जो मुझे मेरे डॉक्टर ने बोली वो ये बोली कि तू खुद से पूछ कि तू इस टाइम कहाँ गलत है और कहाँ सही है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके मम्मी पापा ही क्यों ना हो, आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने सिर्फ मुझसे एक चीज़ बोली थी जिसने मेरी लाइफ, मेरी मेंटालिटी, मेरे थॉट्स और मेरी एक आदत सब बदल दी। उन्होंने मुझसे ये बात बोली कि अपने आप को रूम में बंद कर और लिख कि तू कहाँ गलत है और कहाँ सही है, या तुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है तो लिख कि क्यों आ रहा है। अगर इसके बाद भी तुझे हेल्प नहीं मिलती तो दूसरी चीज़ जो उन्होंने मुझे बोली थी वो बोली थी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि मुझे मेरे डॉक्टर ने भी बोल दी थी जिन्होंने मेरा सिजेरियन किया था कि आप 4th या 5th डे के बाद जब भी आपके स्टिचेस कटेंगे आप स्लोली स्लोली ब्रीद कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग। मैंने की थी पर मुझे उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगा, या ये कह लीजिए उस फेज़ में मैं थी नहीं। तो जब मुझे मेरी दूसरी डॉक्टर ने ये बात बोली कि तू ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर और कुछ मत सोच, अगर दिमाग में कोई थॉट आ रहा है कोई बात नहीं, तो उस थॉट को बैलेंस करने की कोशिश कर, अगर वो बैलेंस नहीं हो रहा तो उसे आने दे। तीसरी जो चीज़ उन्होंने मुझे समझाई थी वो ये थी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये कोई मजाक नहीं है। अगर आपको इन सब चीज़ों के करने के बाद भी ऐसा फील होता है कि आप खुद की हेल्प नहीं कर पाओगे तो आपको अपनी गायने से कंसल्ट करना चाहिए। किसी की भी बात मत सुनना इस मामले में, जो भी बड़े होते हैं, मैं बड़ों को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, बट हमारी जो पहले वाली जनरेशन रही है उनके दिमाग में ये रहता है बच्चे तो यूं ही हो जाते हैं, ये सारे आज के चोचले हैं, ये कोई दिक्कतें नहीं होती हैं, हमने तो 5-5 बच्चे कर दिए, हमें कुछ नहीं हुआ। मैंने ये सारी बातें सुनी थी। मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया था कि मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया था। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इस चीज़ को अपने मन से खुद से नहीं निकाल पा रहे, सो उस टाइम का वेट मत करिए कि आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़े। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिए। मैंने इस चीज़ को अगर इतना सीरियसली नहीं लिया होता तो शायद आज 6 महीने बाद मेरी सिचुएशन कुछ और होती। अगर आप में से भी कोई भी है जिनको ये चीज़ लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही हूँ, छोटी-छोटी बातों पे रो पड़ती हूँ, किसी पे भी चिल्ला देती हूँ, बट आपको अंदर ही अंदर कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ आप गलत हो, तो इस बारे में आप खुल के बात करो। मैंने अपने डॉक्टर से पहले अपने हस्बैंड से बात की थी, तो उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत हम्बल तरीके से ये बात बोली, तुझे जितना गुस्सा आ रहा है तू मेरे पे निकाल ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी-कभी आपके लिए ये चीज़ें बहुत इम्पैक्टफुल रहती हैं, बट जब आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप मेडिकल हेल्प ज़रूर लीजिए। अगर आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में या अपनी कोई लाइफ की ऐसी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे कुछ भी डिस्कस करना हो, तो
अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बट मैं अभी ही ये बात बोल रही हूँ। मैं नीचे अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगी, आप उस व्हाट्सएप के नंबर पे मेरे से किसी भी तरीके की बात शेयर कर सकते हैं। अगर मुझसे कुछ पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे हो तो किसी एक बंदे के साथ भी शेयर करिएगा जिसे इस वीडियो की ज़रूरत हो। अगर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो मैं अपने गायने का नंबर भी आपको दे सकती हूँ। आई गेस इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी फ़िलहाल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।